हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि बिपिन चंद्रा जी के द्वारा लिखी पुस्तक है। देखिए, ये जो पुस्तक है आपकी आधुनिक भारत का इतिहास, ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री वाली पुस्तक है, यानी क्लास 12th में पढ़ाई जाती है ये वाली। पहले ये पढ़ाई जाती थी ये पुस्तक, ये अब वर्तमान में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से ये यानी कि ये कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज हम इसी संदर्भ में, आज हमने आपकी रामसर शर्मा वाली पुस्तक भी खत्म हो गई थी ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की, सतीश चंद्रा जी वाली भी पुस्तक हमने एंड कर दी। अब विपिन चंद्रा जी वाली पुस्तक पर हम आए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 चैप्टर हैं शायद, यानी 13 नहीं, सॉरी हाँ 13 ही चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं। और देखिए, मैं ये 13 चैप्टर जो है लगभग दो पार्ट करके पढ़ा पाऊंगा हर चैप्टर के। रीजन ये है कि चैप्टर काफी लेंथी हैं, ठीक है। यानी कि वहां पर तो 30 चैप्टर थे उसमें, यानी कि रामसर शर्मा 30 चैप्टर 30 से ज्यादा थे, सतीश चंद्रा में 22 से ज्यादा, 22 चैप्टर करीब थे। लेकिन यहाँ पर 13 चैप्टर हैं, काफी लेंथी चैप्टर हैं, तो दो पार्ट में हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है, क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पे। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अब तक रूरल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारा डेली यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज आ रही है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और आगे भी कोई नहीं लिया जाएगा चार्ज। तो आप लोग डेली से यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली यूट्यूब पर ये वीडियो इसकी देखें, ठीक है। देखिए, आज यहाँ पर आज आपका पहला चैप्टर जो है ये है 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सतीश चंद्रा जी की जो पुस्तक है का चैप्टर 21 यानी कि उसके आगे का पार्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 21 आपने देख चुके हैं। चैप्टर 21 के बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। वहां पर मैं ये जान लिया था 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल, यानी उसके बाद कितनी मुगल सत्ता में कोई ऐसा केंद्रीय सत्ता वाला व्यक्ति नहीं रहा, इतना स्ट्रांग व्यक्ति नहीं रहा जिसको सभी को एक जगह सूत्रबद्ध कर सके, सभी को एक जगह सामंजस्य बैठाए रख सके। तो इस वजह से छोटे छोटे जो राज्य थे वो फिर से उभर के सामने आए हैं, जैसा कि अक्सर होता रहा है। लेकिन इस बार स्थितियां थोड़ी विकट थी। विकट इसलिए थी, इसमें एक नया तत्व इस बार और जुड़ा है। वो तत्व ये है, इस बार जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी इसमें आगे जुड़ गए हैं और ब्रिटिशर्स के जुड़ने की वजह से यहाँ पर एक आधुनिक भारत की नींव पड़ी है आगे, ठीक है। यानी कि लोगों के अंदर अब ये भावना जागृत हुई है कि हम क्या है, ये देश क्या है और हमारे लिए देश का मतलब क्या है। यानी यहीं से भावना धीरे धीरे करके प्रबल होती गई है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली तो हेडिंग आपकी यही है, हैदराबाद और कर्नाटक। यानी कि इस संदर्भ में आप ये पहली हेडिंग डाल लीजिए कि हैदराबाद और कर्नाटक का क्या हुआ। ये सबसे पहले राज्य यही है, हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक है। देखिए, हैदराबाद की जो स्थापना थी ये निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की थी 1724 में, ठीक है। पहला पॉइंट नोट कर लेना कि निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। देखिए, ये जो है निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ये बहुत ही ज्यादा औरंगजेब का करीबी रहा था। इसके अलावा इसने एक सैयद बंधु थे, सैयद बंधुओं को हटाने में, गद्दी से हटाने में इसकी भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम थी। इन सैयद बंधुओं को हटाने में इसने इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इसके अलावा इसको दक्कन के वायसराय का खिताब भी प्राप्त था, दक्कन का वायसराय बोला जा रहा था। काफी बार पूछा भी गया है कि किस निजाम को दक्कन का वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था। ये निजाम मुल्क आसफ जाह को दक्कन का वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। देखिए, इसने जो है 1724 से पहले 1720 से लेकर 1722 के दौरान इसने किया कि वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाया है। और यहां पर इसने 1722 से 24 तक ये क्या रहा है, ये मुगल साम्राज्य का वजीर रहा है, यानी वजीर रहा है। लेकिन इसमें दरार कहां पड़ी है? दरार तब पड़ी है जब इसकी बातों को नजरअंदाज किया गया, यानी कि जो वर्तमान जो मुगल बादशाह थे, बादशाह मोहम्मद शाह, तो उन्होंने इसके प्रशासनिक सुधारों को जो है फॉलो नहीं किया, इसकी बातों को फॉलो नहीं किया है। तो उस हिसाब से ये चला गया है वहां पर दक्कन में, और दक्कन में फिर इसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं किया है, यानी कि ये एकदम खुली बगावत नहीं की है कि हम बिल्कुल अलग हो गए, यानी कि अपना अलग एकदम, यानी कार्य तो करता रहा है, अपने हाथ में सब कुछ लेकर कार्य तो करता रहा है, लेकिन उसने ये घोषणा नहीं की है कि हम मुगल साम्राज्य से बिल्कुल अलग हो गए हैं। यहाँ पर ये इसकी कूटनीतिक चाल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले का थर्ड सब पॉइंट तक तो आपने नोट कर लिया होगा। वह 1722 से लेकर 1724 तक साम्राज्य का वजीर रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर यहां पर अगला सब पॉइंट नोट करेंगे। चौथा सब पॉइंट है बादशाह मोहम्मद शाह के प्रशासन कर लेना, के प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशें, सुधार लाने, यानी बादशाह मोहम्मद शाह ने, सॉरी के हटा लेना, नहीं कर लेना, बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया। ऐसे करके नोट कर लेना, ये पहले का चौथा सब पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसने जो है केंद्रीय सरकार से, मैंने बताया था, यानी इसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कभी खुलेआम नहीं की थी, लेकिन एक स्वतंत्र शासक के व्यवहार वहां पे किया था। ये सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, ठीक है, मगर उसने स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार किया, ठीक है। ये लिख लेना आप, ये आपका सेकंड पॉइंट है। देखिए 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के समय यहां पर भी दशा वही क्रिएट होती है जो दिल्ली में थी। दिल्ली में विघटनकारी शक्तियां वहां पे कार्य कर रही थी, यानी कि पूरा अंदर ही राज्य को तोड़ने जोड़ने की प्लानिंग चल रही थी। वही प्लानिंग का शिकार हैदराबाद भी हो जाता है ये। तो सब पॉइंट सेकंड का नोट कर लेना। मगर 1748 में उसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थी। देखिए इसके शासन में जो था एक ये उदारवादी व्यक्ति था, यानी कि इसने अपने शासन में हिंदुओं को भी लगाया है। हिंदुओं के अलावा इसने, देखिए जो सब कुछ प्रशासनिक व्यवस्था जो अपनाई हुई है, सभी ने मोस्टली मुगल वाली प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई है। बस रीजन थोड़ा ये रहा है, किसी ने कठोरता उसे फॉलो करवाया है और किसी ने कुछ उसे लाइटली फॉलो करवाया है। क्योंकि सबसे बड़ा जो साम्राज्य था उससे पहले मुगल साम्राज्य था, 200 सालों तक करीब राज किया था। मोस्टली जो शासन व्यवस्था है सभी राज्यों ने मुगल शासन की व्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कर्नाटक, अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक जो था वो दक्कन मुगल का एक सूबा था, और इस तरह से वो हैदराबाद के निजाम के अधिकार में आता था, ठीक है। अब यहां पर भी वही बात बनी। यहां पर जैसे दक्कन का जो नवाब था, यानी कि निजाम उल आसफ जा, इसने ये स्वतंत्र हो गया था दिल्ली के नवाबों से, मुगल बादशाहों से, ठीक उसी प्रकार से कर्नाटक के जो नायब सूबेदार था, इसने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो चौथा पॉइंट नोट कर लेना आप कि कर्नाटक दक्कन मुगल का एक सूबा था और हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत आता था, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है। सब पॉइंट नोट करेंगे आप यहां पे, पहले चौथे का सब पॉइंट। जिस प्रकार निजाम दिल्ली की सरकार स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे को वंशगत बना चुका था, ठीक है। ये चौथे का सब पॉइंट पूरा नोट कर लेना आप। देखिए इसमें घटा जोड़ के अगर आप नोट करते हैं तो क्या होता है कि एंड टाइम पे आप याद करने बैठते हैं तो उसमें फिर दिक्कत होती है आप लोगों को। चौथे का सब पॉइंट नोट कर लेना। जिस प्रकार निजाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे को वंशगत बना चुका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसने आगे चल के क्या किया है, आगे चल के इसका एक भतीजा है, यानी इसका भतीजा, इसका नाम है, यानी कर्नाटक के नवाब साउदुत खल्ला ने, इसका जो नवाब था इसका नाम था साउदुत उल्ला खान ने अपने भतीजे और दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। ये नोट कर लेना आप, चौथे का सेकंड सब पॉइंट। यानी कि यहाँ का नवाब जो था कर्नाटक का उस समय, निजाम मुल्क आसफ जा के समय, ये था साउदुत उल्ला खां, ठीक है। साउदुत उल्ला खां वहां का जो नवाब था ये, ठीक है। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब स्थिति की बात करते हैं बंगाल, यानी अगली हेडिंग जो है ये आपकी बंगाल है, कि बंगाल में क्या क्या घटित हुआ है। देखिए बंगाल की भी कहानी वही थी, यानी कि जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर पड़ी है, इसका फायदा उठाकर, जो केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाकर सबने अपने अपने राज्यों को स्वतंत्र करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो बंगाल की भी कहानी यही थी। तो केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर दो व्यक्तियों, मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां ने बंगाल को स्वतंत्र बना दिया। ये नोट कर लेना आप, ठीक है। पहला पॉइंट, केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर दो व्यक्तियों, मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां ने जो है बंगाल को स्वतंत्र बना दिया। देखिए मुर्शिद कुली खां को, जो मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह ने मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया था, लेकिन वो उससे पहले भी बंगाल जा चुका था। 1700 में दीवान था बंगाल का, तो वहीं से शासन चलाने लगा था, लेकिन ऑफिशियली मुगल बादशाह ने इसे सूबेदार बनाया था 1717 में। तो पहले का पहला सब पॉइंट नोट कर लेना कि मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया, ठीक है। इसी में आगे लिख लेना, मगर वह उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था, जब उसे दीवान बनाया गया था। जब औरंगजेब ने उसे दीवान बनाया गया था, तभी से उसने एक शासक के रूप में कार्य करने लगा था वहां पे, ठीक है। ये पहले का सब पॉइंट है। अब देखिए इसके शासन में इसने भी जो है वही से अब सब चीजें अडॉप्ट की हैं, मुगल प्रशासन वाली चीजें अडॉप्ट की हैं, यानी कोई भी नई चीज उपादान नहीं लिया है, वही सब उपादान इसने फॉलो किए हैं।
और तमाम जो बंगाल में तमाम जमींदारों वगैरह की बगावतें होती थी उनसे भी उसने मुक्त करने की कोशिश की है। उस समय जमींदार वगैरह वो भी सर उठाने लगे थे। तो सबसे बड़ी इन लोगों की रणनीतिक चाल यही रही थी कि उन्होंने जमींदार जो वगैरह थे, बड़े जमींदार थे, उनकी जमींदारियों छोटे छोटे में तोड़ दिया है और उन्हें एक नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसी में पहले का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे। देखिए उसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 विद्रोह हुए हैं? सेकंड का सब पॉइंट यानी कि ABC करके लिख लेंगे, ए करके लिख लेंगे। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। ठीक है, इसका B, सेकंड सब पॉइंट का B। उसके बाद सुजात खां ने बगावत की, C सब पॉइंट इसका, सेकंड सब पॉइंट का C सब पॉइंट। अंतिम विद्रोह नजात खां का था। ठीक है, यानी कि ये 3 विद्रोह इसके समय में घटित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद इसने जो है अपनी जिम्मेदारियां जो इसने एक अपना कृपा पात्र रखा था राम जीवन, उसको प्रदान कर दी थी। लेकिन ये इतना लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हमको बंगाल से बिलोंग नहीं करती है, तो हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुर्शिद कुली खां जो था 1727 में मर गया। अगला पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर आप, यानी कि ये पहले का सेकंड सब पॉइंट था, अब पहले का थर्ड सब पॉइंट है ये। यहाँ पर मुर्शिद कुली खां जो था वो 1727 में मर गया। उसके बाद 1727 में मरने के बाद उसका जो दामाद था शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। इसके बाद इसका जो दामाद शुजाउद्दीन, इसने वहां पर बंगाल में शासन किया 1739 तक। ये याद रखने वाली बात है, नोट कर लेना, पहले का थर्ड सब पॉइंट है। अब देखिए शुजाउद्दीन जब मर गया तो उसकी जगह उसका बेटा आया और उसी साल उसके बेटे को, जो मुर्शिद कुली खां के साथ व्यक्ति था एक, जिसका नाम था अलीवर्दी खां, उसने उसे सत्ता से पदच्युत करके खुद गद्दी पर बैठ गया है ये। ठीक है, तो ये पहले का चौथा सब पॉइंट है। उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खां नवाब बन गया। ठीक है, ये था बंगाल का, आपने बंगाल के बारे में जान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन तीनों लोगों के काल में जो है, यानी कि ये बंगाल के जो मेन रबाब रहे हैं, जैसे मुर्शिद कुली खां, उसका दामाद शुजाउद्दीन, ठीक है, और उसका बेटा, तो बेटा से कोई ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि बेटा ज्यादा दिनों तक रहा नहीं है, यानी अलीवर्दी खां, ये 3 लोग रहे बराबर वे में। तो इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि वहां पर तमाम जो व्यापार से संबंधित बाधाएं दी, लुटेरे वगैरह थे, इन सबसे व्यापार को फिर से सुरक्षित किया है। व्यापार को फिर से एक सिरे से फिर से व्यापार को स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। इसमें इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पर इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांतिप्रिय और सुव्यवस्थित प्रशासन दिया। ठीक है, अब देखिए जो मुर्शिद कुली खां है, मुर्शिद कुली खां ने, यानी कि इन्होंने एक काम किया है, मुर्शिद कुली खां ने, इसने ये काम किया है, इसने नए भू राजस्व जो बंदोबस्त किया है, इसके जरिए जागीर की भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया है। देखिए खालसा मुगल काल में वह भूमि होती थी जो बादशाह के लिए रखी जाती थी, यानी कि जिसका संबंध जो बादशाह के लिए रखी जाती थी, बादशाह के उपयोग के लिए रखी जाती थी, उसे खालसा कहते थे। यानी कि मुगल काल में 3 तरह की भूमियां होती थी, एक खालसा होती थी और बाद बाकी दोनों तरह की भूमियों के नाम आप बताएंगे, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं इन भूमियों के बारे में। ठीक है, कायदा तो ये कहता है कि यहाँ पे अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया आपको यहाँ खालसा भूमि कौन सी थी, किससे संबंधित थी। अब बाद बाकी जो 2 तरह की भूमियां हैं वो कौन कौन सी थी मुगल प्रशासन में, उनके बारे में आपको कमेंट में बताना है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ आप रिविजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया 3 तरह की भूमियां थी मुगल शासन में। अभी कौन कौन सी, खालसा के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी, 2 भूमियां और थी, उनके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए। आप मुर्शिद कुली खां ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया। ठीक है, और इजारा व्यवस्था यानी ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था आरंभ की। यानी इसने सबसे बड़ी बात है, इसने अपने शासन में क्या किया, इजारा व्यवस्था लागू की है, ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था को लागू किया है। ठीक है, अब देखिए इसने एक काम और किया है। यहाँ पर इसने ये काम किया है कि स्थानीय जो जमींदार थे और सौदागर थे, यानी साहूकारों के बीच राजस्व वसूलने वाले किसान और सौदागर साहूकार इसने भर्ती किए हैं। ठीक है, यानी स्थानीय जमींदारों सौदागर साहूकारों के बीच से इसने जो राजस्व वसूलने वाले किसान और सौदागर जो थे वो साहूकार भर्ती किए हैं इसने। ठीक है, ये थर्ड का सब पॉइंट है। अब इसके अलावा इसने खेती को बढ़ावा कर देने के लिए तमाम तरह के जो टैक्स थे गैरकानूनी वो भी हटाए हैं। इसके अलावा जो छोटे यानी जो बिल्कुल निर्धन किसान थे उन्हें तकावी यानी कि ऋण दिया जाता था कृषि के अंतर्गत, वो ऋण भी दिया है। तो यहाँ पे आप थर्ड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेंगे, आप यहाँ लिखेंगे उसने गरीब खेतिहरों को
तकावी ऋण भी दिए, तकावी ऋण भी दिए, आप इतने समझ जाएंगे, ठीक है। उसने गरीब खेतिहरों को तकावी ऋण भी दिए। इसके अलावा इसने जो जमींदार वगैरह थे, इन लोगों से इसने जो किसान, जमींदार और किसानों से लगान जो है बहुत बड़ी निर्दयता के साथ वसूल किया है, यानी इसमें कोई कोताही नहीं बरती है, उसने पूरा लगान जो वसूल किया है और पूरी निर्दयता के साथ वसूल किया है, ठीक है। तो थर्ड का थर्ड सब पॉइंट यही है, उसने जमींदार और किसानों से लगान की वसूली बड़ी निर्दयता के साथ की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन तीनों नवाबों के काल में क्या क्या हुआ है। इन तीनों ने जो है व्यापार को बढ़ाने का भी जो है प्रयास किया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है उसी समय ब्रिटिश कंपनी का भी विस्तार हो रहा था, बंगाल में विस्तार होना स्टार्ट हो गया था, तो उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की पूरी पूरी कोशिश की है। चौथा पॉइंट नोट करेंगे आप, उन्होंने, कहां गया, हाँ यहां से है, उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानूनों का पालन करने तथा अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने के लिए मजबूर किया। क्योंकि आपको पता होगा जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था इसी तरह से स्टार्ट हुआ था। अंग्रेज क्या करते थे, यानी अंग्रेजों को कंपनी के लिए तो छूट मिली थी, अब अंग्रेजों के जो मतलब अफसर होते थे वो भी कर दिया, ये करते थे कि उस छूट में अपना भी जो है व्यापार बढ़ाते थे, यानी जो कंपनी का व्यापार हो रहा है वो तो हो ही रहा है, इसके अलावा अपना व्यापार भी बढ़ाते थे और खुद भी सीमा शुल्क नहीं देते थे इस तरह से, ठीक है। तो ये इन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि आपको सीमा शुल्क देना ही पड़ेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट यही है आपका। इसके अलावा जो अली वर्दी खां था 1939 में जो आया, अली वर्दी खां ने अंग्रेजों फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के जो कारखाने थे इनकी किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी थी, ठीक है। ये चौथे का सब पॉइंट है। अली वर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इन्होंने और क्या क्या प्रयास किए हैं। इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने सबसे बड़ी इनकी लोगों की गलती एक रही थी, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अपने उभर रही थी, यानी उभर के सामने आ रही थी, और इन्होंने जो है उस कंपनी के उभरते हुए कंपनी को इन्होंने दबाने की कोशिश नहीं की, यानी इनके मन में ऐसी कोई विचारधारा नहीं थी कि एक दिन कंपनी हम लोगों के ऊपर राज करेगी, हम लोगों को भारी पड़ेगी, इसलिए इन्होंने सेना पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ये सबसे बड़ी गलती है, यहीं पे कर गए, ये मात ये खा गए, यानी कि एक दूरदर्शी सोच नहीं रख पाए कि भाई कंपनी धीरे धीरे अपनी किलाबंदी कर रही है, यहाँ पे सैन्य शक्ति का विस्तार भी करती जा रही है, व्यापार का पर नियंत्रण करती जा रही है, ठीक है, और हमारे लिए खतरा भी होगी। इन्हें इस चीज से मतलब नहीं था, इन्हें केवल क्या था कि पैसा मिलता रहे हमें और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसी चीज में ही मात खा गए यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, उन्होंने, पांचवा पॉइंट है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सैनिक शक्ति का उपयोग करने की प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया। यानी कि इन्होंने क्या किया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सैनिक यूज करने लगी थी, इस प्रवृत्ति को इन्होंने मजबूती से नहीं दबाया, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक शक्ति उपयोग करने की प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एक दूसरी गलती और ही कर गए, यानी कि यहीं पे एक नोट करके लिख लेना, यानी कि यहीं पे सब पॉइंट करके लिख लेना। आगे है कि इसी में ही पांचवें पॉइंट में कि बंगाल के नवाबों ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया। ये गलती भी रही है इनकी, इन्होंने जो है शक्तिशाली फौज बनाने का कोई ध्यान नहीं दिया है। इसका खामियाजा इन्हें 1756-57 में भुगतना पड़ा है, ठीक है। इसका खामियाजा 1756-57 में भुगतना पड़ा है। तो पांचवें का सेकंड सब पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, जब 1756-57 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया, तब शक्तिशाली फौज के अभाव ने भी विदेशी कंपनी की जीत में काफी योगदान दिया। सिराजुद्दौला जो है ये हार गया था ये वाला युद्ध, ठीक है। इसी यानी कि सेना के अभाव में, सेना यानी एक स्ट्रांग फौज के अभाव में, एक मजबूत सेना के अभाव में ये सिराजुद्दौला युद्ध हार गया था, ठीक है। ये आपका पांचवें का सेकंड सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका अवध, ठीक है। अवध के बारे में जानेंगे। अब यहां पर अवध के बारे में लिखेंगे। देखिए अवध जो है, अवध एक स्वायत्त राज्य का संस्थापक जो था, ये जो है सआदत खां बुरहान उल मुल्क था। पहला पॉइंट ये नोट कर लेना कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहान उल मुल्क था, ठीक है। इसे जो है मुगल शासन के दौरान 1772 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। पहले का सब पॉइंट नोट कर लेना, उसे 1772 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। देखिए ये भी यानी कि जो शासक स्वतंत्र हुए थे सब लगभग
एक ऐसे ही थे, यानी कि एकदम निडर कर्मठ, और यानी जो लोग मुगल शासन के प्रति बहुत ही 1772 नहीं सॉरी 1722 में, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये गलत है, 1722 में बनाया गया है, ठीक है, मुझे याद आ गया अभी 1722 में, 1772 में कहाँ से आ गया, 1722 में बनाया गया है, ठीक है, ये नोट कर लेना आप, यानी कि आपकी किताब में भी यहाँ पे एरर होगी, आई होप आपके सामने किताब रखी होगी उसमें भी एरर होगी, 1722 में बनाया गया है ये, ठीक है, यानी सभी जो इनके जो सूबेदार वगैरह बनाए गए थे मुगल काल में, ये सभी लोग किसी टाइम पे देशभक्त रहे थे, यानी मुगलों के भक्त रहे थे, लेकिन बाद में सबने बगावत कर दी है, ठीक है। तो पहले का सब पॉइंट यही है, उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सआदत खान ने एक नया काम किया वहां पर। सआदत खान ने जैसे ही यहाँ पे सूबेदार बन गए हैं, सूबेदार बनने के बाद इन्होंने ये किया है, 1723 में इन्होंने नया राजस्व बंदोबस्त यानी रेवेन्यू सेटलमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट नोट करेंगे, सेकंड पॉइंट, सआदत खान ने भी 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त यानी रेवेन्यू सेटलमेंट किया, ठीक है। सेकंड का सब पॉइंट, उचित भू लगान लगाकर तथा बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया। इस रेवेन्यू सेटलमेंट के जरिए उसने क्या किया है कि जो भू लगान लगाया है, इससे बड़े जमींदार जो थे, जो छोटे किसानों का शोषण करते थे, उनसे छोटे किसानों को मुक्ति दिलाई है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं किसानों की हालत भी इससे बेटर हुई है, ठीक है। ये सेकंड का सब पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसकी भी प्रवृत्ति वही थी सआदत खां की। इसने भी बंगाल के जो नवाब थे यानी मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां के जो रहे वारिस, उनकी तरह इसने भी यही किया है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। यानी कि इसकी अगर देखा जाए तो इसके प्रशासन में तमाम उच्च पदों पर, ऊंचे जो है पदों पर हिंदू अधिकारी विराजमान थे। यानी कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कोई भी राज्य पूरी तरह से मुस्लिम शासक का राज्य रहा है, यानी सब में हिंदू भरे पड़े थे उस समय, ठीक है। तो ये मानना व्यर्थ की बातें हैं कि हिंदुओं के साथ शोषण हुआ है, हिंदुओं को नहीं रखा गया, तो ये तो बेकार की बातें हैं सब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसके अलावा इसने जागीरदारी जो प्रथा है उसको जारी रखा है। चौथा पॉइंट नोट करेंगे, उसने भी जागीरदारी प्रथा को जारी रखा है। जागीरदारी प्रथा ये कहीं एंड कर दी गई थी, लेकिन इसने भी अपने शासनकाल में जागीरदारी प्रथा को रिवर्स जारी रखा है। इसके अलावा 1739 में इसने अपने मरने से पहले जो है यह इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है, ठीक है। यानी कि इसने 1739 में मरने से पहले क्या किया है, अपने आप को मुगल शासन से स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी थी, और अपने प्रांत है इसको पद को वंशानुगत यानी वंशगत जायदाद बना लिया था, ठीक है। पांचवा पॉइंट नोट करेंगे आप, 1739 में मरने से पहले वह स्वतंत्र बन गया और उसने प्रांत को अपनी वंशगत जागीर बना लिया या जायदाद बना लिया, ठीक है। यह आपका पांचवा पॉइंट है। अब देखिए इसकी जगह कौन आया है, इसकी जगह इसके भतीजे सफदरगंज ने जंग ने ली है। इसी में पांचवें का सब पॉइंट नोट करेंगे, उसकी जगह उसके भतीजे सफदरजंग ने ली, ठीक है। ये नोट कर लेना, देखिए नाम ही इंपॉर्टेंट है, मेन चीज है। उसकी जगह उसके भतीजे सफदरजंग ने ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए जो सफदरजंग है इसने 1748 में ये साम्राज्य का वजीर भी बना है उस समय, ठीक है, और उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दिया गया है। इसी में आगे नोट करेंगे, सफदरजंग ने ली 1748 में उसे साम्राज्य का वजीर 1748 में साम्राज्य का वजीर बनाकर इलाहाबाद प्रांत का प्रांत भी दिया गया, ठीक है। 1748 में उसे वजीर बनाया गया, वजीर के बनाने के बाद उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो है सफदर जो जंग है इसने ये काम किया है कि 1754 में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को इसने किसी भी तरह की अशांति यानी बाहर के जो भारी आक्रमण थे, मराठों के आक्रमण थे, तो बंगस पठानों वगैरह के आक्रमण थे, तो इन सबसे इसने जो है बचा के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगला पॉइंट नोट करेंगे, यहाँ पर पांचवें का सब पॉइंट यानी सेकंड सब पॉइंट है, पांचवें का सेकंड सब पॉइंट है कि सफदरजंग ने 1754 में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना नहीं करने दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसने जो बंगस यानी कि बंगस नवाब थे, अफगान थे एक तरह से ये, तो बंगस नवाबों के खिलाफ 1750-51 लड़ाई में उसने मराठों की सैनिक सहायता तथा जाटों का समर्थन प्राप्त किया था। ये और नोट कर लेना छठा पॉइंट कि जो 1750-51 के मध्य इसने जो बंगस नवाबों से लड़ाई लड़ी है, ठीक है, तो इसके लड़ाई में से मराठों का समर्थन मिला है और जाटों का यानी मराठों की सैनिक सहायता मिली, जाटों का समर्थन भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बाद इसने जो है एक समझौता भी किया है, यानी बाद में उसने पेशवा के साथ एक करार भी किया है। इस करार क्या किया है, करार में यह कहा गया था कि इसके अनुसार पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मदद देने
और इसे भारतीय पठानों तथा राजपूत राजाओं से अंदरूनी विद्रोहियों से बचाने का वचन दिया है। यानी इसके बाद जो मैंने बताया था कि ये 1754 में से वजीर बना दिया गया, यानी वजीर बनाया गया किसका वजीर? मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया। यानी वजीर कहीं छोटे छोटे साम्राज्यों के वजीर तो होते नहीं थे, बड़े साम्राज्य के वजीर होते थे। उसी के तहत से इलाहाबाद भी पकड़ाया गया था। नवाब तो ये उसके जो चाचा थे, चाचा ने घोषणा करी दी थी, उसके तहत से अवध वाला राज्य प्रांत मिल गया था। बाद में से यह वजीर भी बना दिया गया 1954 में। वजीर बनाने के बाद क्या हुआ है, इसे इलाहाबाद भी पकड़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना कि बाद में उसने पेशवा के साथ एक करार किया जिसके अनुसार पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मदद देने और उसे भारतीय पठानों तथा राजपूत राजाओं से जैसे अंदरूनी विद्रोही से बचाने का वचन भी दिया है। ठीक है, ये छठे का सब पॉइंट था। अब इसके बदले में क्या और पेशकश हुई है? इसके बदले में ये पेशकश यहां पे हुई है कि पेशवा को 50 लाख रुपए और पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों को चौथ देने का वादा भी किया है। यानी कि अगर हम मराठों ने मदद तभी दी है, यानी मदद देने का वादा तभी किया है जब उन्हें इसके बदले में कुछ मिले। तो इसके बदले में जो पेशवा है, पेशवा ने 50 लाख रुपए पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों की चौथ देने का भी वादा किया है। तब मराठों का सपोर्ट मिला है आकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नवाबों का जो रुतबा है, नवाबों का जो है यानी कि पूरा विकास क्रम है या नवाबों का केंद्र है, ये लखनऊ जो है 1775 के बाद लखनऊ नवाबों का केंद्र बनकर उभरा है। और इसने कहीं ना कहीं दिल्ली को भी मात दे दी है कला और साहित्य के मामले में। ठीक है, तो यहां पे आप 7वां पॉइंट नोट करेंगे। 1775 के बाद लखनऊ अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया। ठीक है, निवास स्थान बन गया। 7वें का सब पॉइंट वह तुरंत ही कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली का प्रतिद्वंदी हो गया। ठीक है, वह तुरंत ही कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली का प्रतिद्वंदी हो गया। ठीक है, ये तो था आपका अवध राज्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मैसूर की। ठीक है, मैसूर की बात करते हैं। तो ये मैसूर जो है दक्षिण भारत में जो है हैदराबाद के पास ही स्थित था और इसकी स्थापना टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली यानी कि इसके अधीन में, यानी कि इसका उदय हुआ था राज्य का। वैसे था तो पहले से, विजयनगर साम्राज्य के अंत होने के बाद इसकी जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं जो है धूमिल हो गई थी, इतनी ज्यादा चरम पर नहीं था। लेकिन जैसे ही हैदर अली ने इस पर नियंत्रण स्थापित किया है, ये फिर से अपनी चरमोत्कर्ष की ऊंचाइयों में पहुंच गया है। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट आप नोट करेंगे मैसूर में, दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली ने के अधीन सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ वह मैसूर था। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब देखिए 18वीं सदी के शुरू में यहां पर यानी कि 1700 के आसपास यहां पर कौन कौन थे? यहां पे दो व्यक्ति थे, नंजराज जो सर्वाधिकारी था इसका राज्य का, और देवराज दुलवाई नाम के दो मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति को अपने हाथ में ले रखी थी। और वहां का जो राजा था चिक्का कृष्णराज, उन्होंने उसे कठपुतली बदल दिया था। ये यानी कि ये इनकी हाथ की कठपुतली बना दिया था इन्होंने। ठीक है, ये दोनों ही मंत्री थे उस तरह के, सर्वाधिकारी यानी कि इस तरह के मंत्री थे वहां के। इन्होंने जो वहां का शासक था चिक्का कृष्ण का राज, इसको एकदम बिल्कुल निढाल कर दिया, कठपुतली में बदल दिया, सब पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। लेकिन बाद में क्या होता है, 1721 के लगभग हैदर अली का जन्म होता है और बाद में ये बड़ा ही बचपन से बड़ा प्रतिभाशाली, शिक्षित नहीं था लेकिन बड़ा प्रतिभाशाली था, कुशाग्र बुद्धि का था। ये सेना में भर्ती हुआ है एक छोटे से अधिकारी के तौर पर, फिर बाद में ये एकदम उच्च पद पे पहुंच गया है। फिर वहां से इसने जो है पूरी शक्ति अपने हाथ में ले ली है। ये इसकी कहानी है। ठीक है, अगला पॉइंट ये आप नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट हैदर अली के बारे में। हैदर अली का जन्म 1721 में एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ था। एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ। मैसूर की सेना में उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एकदम साधारण अधिकारी के रूप में किया। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट नोट कर लेना। हैदर अली का जन्म 1721 में एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एकदम साधारण अधिकारी के रूप में शुरू किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धीरे धीरे इसका विकास क्रम आप जानते ही होंगे कैसे कैसे विकास होता गया है। विकास क्रम में लिखवाता जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले इसने एक काम किया है, तीसरे का पहला सब पॉइंट, 1755 में इसने डिंडगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया है। इसमें इसने फ्रांसीसियों की बड़ी मदद ली। देखिए यही जो बात थी, इसके पिता हैदर अली के इंटरेस्ट जो फ्रांसीसियों में होने की वजह से ही जो इसका पुत्र है टीपू सुल्तान, उसने भी फ्रांसीसियों से मित्रता में दिलचस्पी दिखाई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सब पॉइंट यही नोट कर लेना तीसरे का, 1755 में डिंडगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे का सेकंड सब पॉइंट, 1761 में उसने नंजराज को सत्ता से अलग कर दिया तथा मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कायम कर लिया।
1761 में आके उसने नंदराज को सत्ता से बाहर निकाल धकेला है और खुद वहां पे आसीन हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए, पढ़ा लिखा नहीं था, मैंने बताया था कि पढ़ा लिखा न होने के बावजूद वह कुशल प्रशासक था। पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बुद्धि से बहुत कुशल था और प्रशासन चलाने में बहुत निपुण और प्रवीण हो गया था ये। तो यही थर्ड सब पॉइंट है, पढ़ा लिखा न होने के बावजूद वह कुशल प्रशासक था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसने भी जो है धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई है और यानी कि ये नहीं है कि इसने हिंदुओं का दमन किया हो वहां पर, यानी इसने भी जो है धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला पॉइंट नोट करेंगे, यहाँ पे चौथा पॉइंट आएगा अब आपका। देखिए, जैसे ही सत्ता में आया है, इसे जो है मराठा सरदारों के विद्रोह, निजाम यानी कि इसके बगल में जो निजाम थे हैदराबाद के, और अंग्रेजों के साथ जो है वो लड़ाई से लड़ने में लगा रहा है। यानी उस समय अंग्रेजों का भी आगमन हो गया था, तो ये कहीं ना कहीं इसका जो संघर्ष था वो अंग्रेजों के साथ भी होता रहा है। चौथा पॉइंट नोट कर लेना, अपनी सत्ता के लगभग आरंभ से ही हुए मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ाई में लगा रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथे का सब पॉइंट, 1759 में अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया। यानी कब? 69 में, 59 बोल रहा हूं मैं, 69 है यहां। ठीक है, 1769 में अंग्रेजी फौजों को हराया और मद्रास तक, 1769 में अंग्रेजी फौजों को हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया। चौथे का सेकंड सब पॉइंट वो है 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मर गया। ठीक है, देखिए, जो आंग्ल मैसूर युद्ध वाला जो पोर्शन था, आई होप आपको याद होगा, जब हम लोगों ने क्लास 8th वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो वहां हमने चारों युद्धों का जिक्र किया था, कब से कब तक स्टार्ट हुए हैं, तो आप वहां से पढ़ लेना। ठीक है, यहां पर इतना केवल यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दे दिया है, यहाँ पे ज्यादा नहीं दिया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चौथे का सेकंड सब पॉइंट यही है, 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मर गया। ये आपको याद रखने वाली बात है कि जो इसका पुत्र है वो चौथे युद्ध में मरा है और ये दूसरे युद्ध में मरा है, ये बस याद रखने वाली बात है। ठीक है, यानी इसका जो पुत्र टीपू सुल्तान 1799 में जाके मरा है और ये 1782 में खत्म हो गया था ये। आगे बढ़ते हैं। मर गया, इसी में लिखेंगे आगे, उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठा। ये चौथे का सेकंड सब पॉइंट है, यानी उसके स्थान पर 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान वह मारा गया। इसके स्थान पर उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठा। ठीक है, देखिए, टीपू सुल्तान था, बड़ा ही ये भी प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तो इसने अंग्रेजों के हाथ से 1799 में मारा गया, यानी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मारा गया है। तो तब तक इसने टीपू सुल्तान ने जो मैसूर पर शासन किया है। ठीक है, पांचवा पॉइंट नोट कर लेना, अंग्रेजों के हाथों 1799 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा एक कुशल व्यक्ति था, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, यानी इसका एक निजी पुस्तकालय वगैरह था, इसका धर्म वगैरह में बड़ी रुचि थी, विज्ञान, सैन्य विज्ञान, सैन्य जो प्रशासन इसमें बहुत ज्यादा रुचि थी इसकी। इसने अपने आप की सेना जो है इसको फ्रांसीसी तर्ज पर इसने विकसित करने का प्रयास भी किया, फ्रांसीसी तर्ज पर ट्रेन करने का प्रयास भी किया है। ये फ्रांसीसी क्रांति से जो है टीपू सुल्तान बहुत ही ज्यादा प्रभावित भी था उस समय ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी में नोट करेंगे उसे। ठीक है, इसी में पांचवें का सब पॉइंट, उसे फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी थी, उसे फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी थी। पांचवें का सेकंड सब पॉइंट, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया ये वाला। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। ठीक है, आपने जैकोबिन के बारे में, मैं जब मैंने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाई थी, जैकोबिन क्लब के बारे में मैंने बताया था, तो पढ़ चुके हैं जैकोबिन क्लब के बारे में, यहाँ ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, तो यही आप सेकंड सब पॉइंट है पांचवें का, उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। ठीक है, फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब है उसका सदस्य बन गया है ये। और ये पूछा जाता है स्वतंत्रता वृक्ष यानी कि टीपू सुल्तान स्वतंत्रता वृक्ष कहां पे लगाया था, ये लगाया था श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, ये पांचवें का सेकंड सब पॉइंट है। अब देखिए, इसके अलावा इसने क्या क्या सुधार किए हैं वहां पर। इसने एक जागीर प्रथा, दैने की प्रथा थी, इसको खत्म किया है, यानी इसने जागीर प्रथा को खत्म किया है। इसके तहत जो है जो राजकीय आय है वो बढ़ गई है। तो पांचवें का थर्ड सब पॉइंट यही है, उसने जागीर देने की प्रथा को खत्म करके राजकीय आय बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, यानी कि किसानों का बड़ा ही हितैषी रहा है, जैसे पिता की तरह हितैषी रहा है। इसने जो बड़े पोलीगार होते थे, बड़े बड़े
जोतों के स्वामी जो थे, बड़े बड़े भूस्वामी जो थे, उनकी संपत्ति को कम करके इसने किसानों के बीच जो है बांटने का प्रयास किया है। ऐसे करके जो है कहीं ना कहीं इसने ये भी काम किया है कि जो अमीर और गरीब के बीच की खाई पाटने का भी काम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये 5वें का 3rd पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने। देखिए ये जो है यानी कि ये पैदावार का 1/3 हिस्सा जो भू राजस्व के रूप में लेता था, वह पैदावार का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 5वें का 14 सब पॉइंट है। देखिए उसकी जो पैदल सेना थी, यानी कि जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान की जो पैदल सेना थी, ये इसने अपनी सेना को यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीनों से लैस किया है। ये आपका 5वें का कौन सा सब पॉइंट आएगा? ये आएगा 5वें का 5वां सब पॉइंट है। 5वें का 5वां सब पॉइंट है। उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीनों से लैस थी। ठीक है, संगीन जानते होंगे, संगीन आई होप जो पुलिस में है वो लोग जानते होंगे। संगीन एक तरह की राइफल होती है जिसके आगे चाकू लगा होता है, संगीन बोलते हैं उसे। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो एनफील्ड राइफल होती है, एनफील्ड राइफल में आगे चाकू लगा संगीन कही जाने लगती है वो। ठीक है, उसे संगीन बोलते हैं। आपने देखा आज भी अभी आज के टाइम में भी काफी सारे जो सिपाहियों के पास आपको देखने को मिल जाएगी संगीन वाली बंदूक। ठीक है, उसमें चाकू लगा होता है और बंदूक तो होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए टीपू सुल्तान जो था ये इसने जो है ये बड़ा ही एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। इसके अलावा जो मतलब इसकी जो प्रशासन का तरीका था एकदम प्रशासन का तरीका एकदम शेर वाला तरीका था। यानी इसका एक डायलॉग भी था, बहुत फेमस डायलॉग हुआ है और काफी जगह इस्तेमाल भी हुआ है। ये डायलॉग था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इसका जो डायलॉग ये काफी सारी मूवियों में भी इस्तेमाल हुआ है, आपकी बॉलीवुड की काफी सारी मूवियों में आपको देखने को मिला है। तो इसी का डायलॉग था ये, यानी इसका यही इसकी सोच थी। यानी कि सबसे जो प्रिय उक्ति थी वो यही उक्ति थी कि शेर की तरह एक दिन जीना बेटर है, ना कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना। ठीक है, तो आप नोट करेंगे आप 6ठा पॉइंट, टीपू सुल्तान की अत्यंत प्रिय उक्ति थी एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। इसी विश्वास का पालन करते हुए श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर वह लड़ता हुआ मरा था। ये 6ठा पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसने विदेशों से व्यापार भी स्थापित किया है। इसने विदेशों से व्यापार स्थापित करने के लिए तमाम दूत भेजे हैं अपने। देखिए कल एक अभ्यर्थी ने, यानी कि आपकी सतीश चंद्रा वाली बुक थी, राजदूत का मतलब पूछा था। राजदूत क्या होता है, क्या आज भी नियुक्त किए जाते हैं? जी हाँ, राजदूत आज भी नियुक्त किए जाते हैं। राजदूत का मतलब होता है इंग्लिश में एम्बेसडर बोलते हैं इसे, यानी कि एम्बेसडर राजदूत। यानी राजदूत का मतलब होता है किसी भी देश का दूत है उसके साथ सम्मान किया जाता है, यानी एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है अपने देश का वो। जैसे हमारे यहाँ के जो राजदूत हैं अमेरिका वगैरह में तैनात हैं, वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनका काम क्या है वर्तमान में, वो काम भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे तमाम सारे जो आपके यानी कि आपके जो मामले होते हैं, विदेश मंत्रालय से संबंधित मामले होते हैं, वीजा वगैरह से संबंधित मामले होते हैं, या फिर किसी को नागरिकता वगैरह देने से संबंधित मामले होते हैं विदेशियों को। ठीक है, तो वो यही लोग देखते हैं वहां पर विदेशों में। जैसे अमेरिका में कोई हमारा एनआरआई रह रहा है, यानी नॉन रेजिडेंशियल इंडियन कोई व्यक्ति वहां पे रह रहा है और वो चाहता है कि भाई हम अब दोबारा इंडिया की नागरिकता लें, तो वहीं के जो हमारा भारत का जो राजदूत है उससे संपर्क करेगा। जैसे कोई अमेरिका वाला है तो अमेरिका वाले को अगर वीजा चाहिए इंडिया आने के लिए, तो वो भारत के राजदूत, जो भारत का जो एम्बेसडर ऑफिस है, यानी इंडियन एम्बेसी जो ऑफिस बना हुआ है वहां पर, तो वहां पर वो अपना आवेदन देगा और तब वो राजदूत है, यानी कि वहां पर भारत ने राजदूत अपना बैठाया, वो उसे देखेगा कि भाई देना चाहिए वीजा या नहीं देना चाहिए। तो ये काम आज के टाइम पर रह गया राजदूतों का। ठीक है, ठीक उसी तरह से राजदूत उस समय भी होते थे जो अपने राजा की बात रखने का प्रयत्न करते थे, राजा की अपनी यानी किसी भी यहाँ जिस देश से होते थे उस देश का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो आई होप आपको राजदूत का मतलब समझ में आ गया होगा। आप 6ठे का पहला सब पॉइंट अब यहां पे नोट करेंगे। विदेश व्यापार के विकास के लिए उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू में दूत भेजे। ठीक है, नोट कर लिया होगा कि विदेश व्यापार के विकास के लिए उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू में दूत भेजे। सेकंड सब पॉइंट 6ठे का 6ठा पॉइंट ही है, हाँ 6ठा पॉइंट है। चीन के साथ भी उसने व्यापार किया, यानी चीन के साथ भी उसने व्यापार किया है। इसके अलावा जो बंदरगाह थे, यानी बंदरगाह वाले नगरों पर भी उसने अधिकार किया था अपनी नौसेना के जरिए। तो बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके उसने रूस तथा अरब के साथ व्यापार बढ़ाने की प्रयत्न किया।
ये छठे का थर्ड सब पॉइंट है। यानी बंदरगाह वाले नगरों को इसने जब अपनी नौसेना के सहारे जीता था तो उनके जरिए इसने कहां से कहां तक, यानी रूस तक और अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया था उनसे। ठीक है, ये छठे का थर्ड सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ब्रिटिश यानी कि जो आपके टीपू सुल्तान था, इसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने एक धार्मिक उन्मादी का रूप दिया है, धार्मिक उन्मादी के रूप में चित्रित किया है, जबकि ऐसा नहीं है। धार्मिक रूप से पढ़ाई हुए जो सहिष्णु टाइप की व्यक्ति टाइप का, सहिष्णु नीति का पालक था, यानी कि उसने हिंदुओं के लिए भी काफी उदार था, यानी कि अपने धर्म के लिए उदार तो था ही था, हिंदुओं के लिए भी काफी उदार रहा है वो। एक उदाहरण इसका देखने को मिलता है जो काफी बार जिक्र किया जाता है। 1791 में मराठाओं ने क्या किया था कि इन्होंने श्रृंगेरी के एक शारदा मंदिर को लूटा था, तो इसके बदले में शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए उसने टीपू सुल्तान ने ही पूरा पैसे वगैरह दिए थे। ठीक है, ये जो काफी बार प्रसंग चर्चा में रहता है। 7वां पॉइंट नोट करेंगे। 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा, तो उसने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे दिए। तो कहीं ना कहीं ये हम नहीं कह सकते हैं कट्टर व्यक्ति नहीं रहा है, धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति रहा है ये। ठीक है, तो ये 7वां पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आपकी जो है केरल। केरल के बारे में जानेंगे, केरल राज्य को देखेंगे किस तरह का था केरल राज्य का शासन। ठीक है, देखिए 18वीं सदी के शुरू में केरल जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है सामंत में और राजाओं में बटा हुआ था। छोटे छोटे राजा वहां पे राज कर रहे हैं, यानी छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, कोई वहां पर केंद्रीय शक्ति नहीं थी केरल में। इनमें 4 लोग बहुत प्रमुख थे, यानी इनमें कुछ केंद्रीय शक्ति नहीं थी, लेकिन 4 जो प्रमुख राज्य थे इसमें छोटे छोटे, उनमें थे कालीकट था, चिरक्कल था, कोचीन था और त्रावणकोर था। तो पहला पॉइंट नोट कर लेना, 18वीं सदी के शुरू में केरल बहुत बड़ी संख्या में सामंत सरदारों और राजाओं में बटा हुआ था। पहले का सब पॉइंट, इसमें 4 प्रमुख राज्य थे, 4 प्रमुख राज्य थे। कौन कौन से थे? कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसमें त्रावणकोर इंपॉर्टेंट है। तो त्रावणकोर राज्य को 1729 के बाद जो है एक राजा मार्तंड वर्मा थे, तो इनके नेतृत्व में प्रमुखता मिली थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर, त्रावणकोर राज्य को 1729 के बाद राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। ये नोट कर लेना, राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हैदर अली जो था, हैदर अली ने अपना एक अभियान भी चलाया था केरल की तरफ। इसका अभियान जो था 1763 में स्टार्ट किया था हैदर अली ने, सॉरी हाँ ठीक है। देखिए हैदर अली ने जो है केरल पर अपना जो आक्रमण किया था तो 1766 में शुरू किया था और एंड तक आते आते उसने कालीकट का जो जमोरिन तट है, जमोरिन के इलाकों के सहित कोचीन और उत्तरी केरल को भी इसने हड़प लिया था पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट नोट कर लेना, थर्ड पॉइंट, हैदर अली ने केरल पर अपना आक्रमण 1766 में शुरू किया और अंत में कालीकट के जमोरिन के इलाकों सहित कोचीन तक उत्तरी केरल को हड़प लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जैसे हम आते हैं तो क्या देखते हैं, केरल में एक परिवर्तन आया है। परिवर्तन यह आया है कि वहां पर एक राजधानी है त्रिवेंद्रम, त्रावणकोर की। तो त्रिवेंद्रम जो है एक संस्कृत विद्वत्ता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन के उभर के आई है। ठीक है, तो यहां पे नोट कर लेना चौथा पॉइंट, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वत्ता का केंद्र बन गई। 5वां पॉइंट नोट करेंगे, मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा स्वयं कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृत व्यक्ति था। राम जो है मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति था और काफी इतिहास में नाम भी रहा है इसका। 5वां पॉइंट नोट कर लेना, मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा स्वयं कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृत व्यक्ति था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है आपकी राजपूत राज्य। राजपूत राज्यों का क्या हुआ है इनके बारे में हम भी जानेंगे हम। देखिए राजपूत राज्य आपको पता होगा, राजपूत राज्यों ने अभी मुगल सत्ता की जो कमजोरी था इसका भी फायदा उठाया है। तो राजपूत राज्यों में जो फर्रुख सियर है, फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में ऐसा नहीं है कि सभी ने फायदा उठाया है, कुछ राजपूत जो है अभी भी इनके जो है वफादार रहे हैं। जैसे फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो आमेर और मारवाड़ के शासक थे, इनको आगरा, गुजरात और मालवा के महत्वपूर्ण मुगल सूबों का सूबेदार भी बनाया गया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप नोट कर लेना यहाँ पर, फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात और मालवा जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों का सूबेदार बनाया गया।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे 18वीं सदी में आते हैं तो यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक एक हुए यहाँ पर, इनका नाम था सवाई जयसिंह। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसिंह 1681 से 1747 था। ठीक है, देखिए ये उस समय यानी जिस समय भारत में कोई भी किसी भी व्यक्ति की जो ध्यान विज्ञान की तरफ नहीं गया था, सब अपने लड़ने में लगे थे, सब अपने फायदे में लगे हुए थे, ये पहला व्यक्ति था देश का जिसने विज्ञान की तरफ ध्यान दिया था। ठीक है, जिसने पहली बार यानी देश में पहली बार विज्ञान की प्रगति के बारे में सोचा था। उस समय की बात हो रही है, जो मध्यकाल के बाद आपका आधुनिक का जो भारत का काल आ रहा है, यानी आधुनिक भारत का जो नींव पड़ रही है आधुनिक भारत के लिए, उस समय की बात है ये। ठीक है, ये पहला व्यक्ति है भारत का, ये पूछा भी जाता है काफी बार। तो यहाँ पे सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे आप। सेकंड का सब पॉइंट है यहाँ पे कि सबसे अधिक वो है विज्ञान प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अलावा इसने जो जाटों से इलाका लेकर इसने ये किया था, जाटों से इलाका लेकर इसमें जयपुर शहर बसाया था। सबसे बड़ा योगदान इसका जयपुर शहर को बसाने में है। तो सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, उसने जाटों से लिए गए इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान और कला का महान केंद्र बना दिया। यानी विज्ञान और कला के मामले में जयपुर आज भी अग्रणी है, तो इसे जयपुर और शहर को विज्ञान और कला का महान केंद्र बना दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए जयपुर का निर्माण जो हुआ था वो वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप हुआ था। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के नगर थे, ठीक उसी प्रकार से हुआ था। यानी सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यहाँ पर ग्रिड पद्धति पर आधारित बनाया गया था नगर, ये वाला भी। तो यहाँ पर आप सब पॉइंट नोट करेंगे, यानी सेकंड का थर्ड सब पॉइंट है, जयपुर का निर्माण वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर हुआ, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकंड का थर्ड सब पॉइंट कि जयपुर का निर्माण वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर हुआ, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इसके अलावा जो जयसिंह था एक बहुत ही बड़ा खगोल शास्त्री भी था। यानी कि जो ग्रह नक्षत्र में जिसकी रुचि होती है, अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि होती है, खगोल शास्त्री था, अच्छा खासा खगोल शास्त्री भी था ये। ठीक है, तो यहाँ थर्ड पॉइंट नोट करेंगे आप, वह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में जो है पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। ठीक है, पर्यवेक्षणशालाएं यानी कि यही जो वेधशालाएं जिन्हें हम बोलते हैं, खगोल शास्त्र से संबंधित शालाएं होती हैं, यानी कि ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए, तो ये बनवाई। ये पूछी जाती है चारों कहाँ बनवाई, दिल्ली में बनवाई है, जयपुर में बनवाई है, उज्जैन में भी बनवाई है और मथुरा में बनवाई है। यानी कि 4 ऑप्शन देके नगर नाम दे देंगे कहाँ पर सवाई जयसिंह ने अपनी वेधशालाएं या पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई हैं, तो पूछ लेंगे उनमें से एक कोई गलत नाम दे देंगे या फिर एक सही नाम देंगे, 3 गलत देंगे। इस तरह से पूछा जाता है ये अक्सर। ठीक है, तो आप थर्ड पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने, वह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं बनाई। ठीक है, बनवाई। देखिए इसके अलावा इसने एक सारणियों का सेट भी तैयार किया था। थर्ड का पहला सब पॉइंट, उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया। इसका उपयोग जो होता था खगोल शास्त्र के पर्यवेक्षण के लिए होता था। तो इसका नाम इसने रखा था जिज मोहम्मद शाही था। तो थर्ड का पहला सब पॉइंट है, उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिसका नाम जिज मोहम्मद शाही था। इसके अलावा इसने जो है यूक्लिड यानी कि जो यूक्लिड प्रमेय वगैरह है, तो उसका भी जो रेखागणित के तत्व हैं, तो इसका अनुवाद भी करवाया था संस्कृत में। तीसरे का सेकंड सब पॉइंट है, उसने यूक्लिड की रेखागणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में कराया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसने त्रिकोणमिति पर भी यहां पर इसने अध्ययन किया है, त्रिकोणमिति का भी। तो इसने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियां थी और उनके लघुगणक और उनको बनाने वाले उपकरणों से संबंधित नेपियर की रचनाएं थी, तो इनका अनुवाद भी इसने संस्कृत में कराया है। तो थर्ड का थर्ड सब पॉइंट आप नोट करेंगे यहां पर, उसने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियां और नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया इसके अलावा यहां पर इसने एक सुधार और किया है। ये सुधार ये किया है, उस समय राजपूतों में जो लड़की का विवाह होता था, राजपूत लड़कियों का विवाह होता था, उस समय दहेज वगैरह बहुत ज्यादा दिया जाता था, बहुत ज्यादा डिमांड की जाती थी राजपूत लड़कियों से दहेज देने की। इस कारण क्या था कि समाज में जो राजपूत थे वो अपनी बेटियों को अधिकतर मार देते थे, पैदा होते ही मार देते थे, या कुछ लोग घर में ही मार देते थे, आभास हो जाता था उन्हें कि लड़की है भाई क्या है ये।
तो ऐसे करके तमाम बच्चे मारे जाते थे। उसने ये किया है, एक सुधार करने की कोशिश की है, एक कानून बनाने की कोशिश की है। इसके तहत क्या है कि जो राजपूत लड़कियां हैं इनकी शादी में अत्यधिक खर्च को रोकने के लिए कानून लाने की इसने एक कोशिश की है यहाँ पर। तो चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूं, उसने राजपूत लड़कियों की शादी में अत्यधिक खर्च को रोकने के लिए कानून लाने की कोशिश की। ठीक है, तो आपने इसका कालक्रम तो जान ही लिया, कब से कब तक है, 1699 से लेकर 1740 तक, लगभग 44 वर्षों तक इसने शासन किया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही यानी कि अब आता है आपका जाट राज्य। ठीक है, देखिए जाटों के बारे में आप ऑलरेडी जो प्रीवियस चैप्टर है हमारा, सतीश चंद्र वाली बुक का लास्ट चैप्टर था 21, वहां पे पढ़ चुके थे आप ऑलरेडी कि ये जो थे दिल्ली, आगरा, मथुरा में के इर्द गिर्द इलाकों में रहते थे। तो यहाँ पे हम मेन पॉइंटों को फोकस करेंगे, जो पढ़ के आए हैं वो हम यहाँ पे कॉपी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, इनके बारे में सब कुछ हम बता चुके हैं वहां पर। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ पर मथुरा के आसपास में, मथुरा के आसपास के जाट किसानों ने 1669 और फिर 1600 यानी सबसे पहले गोकर्ण के नेतृत्व में हुआ था और फिर 1688 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किए। पहला पॉइंट यही है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक सबसे जो है एक बढ़िया राज्य, यानी कि कह सकते हैं एक सुस्थापित राज्य जो है वो, उस राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की है, भरतपुर राज्य, भरत में। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे आप, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की। इनके बारे में देखिए मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो सब कुछ बता चुका हूं, किस तरह से जीवन जीते थे, कैसी इनकी पद्धति थी, क्यों ऐसे बने थे ये, तो ये भी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो नोट कर लिया होगा सेकंड पॉइंट, देखिए जाट सत्ता जो थी ये सूरजमल एक हुए थे, ठीक है, भरतपुर में ही, तो इनके नेतृत्व में ये अपने चरम पर पहुंची थी। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई। थर्ड का सब पॉइंट, सूरजमल ने 1756 से लेकर 1763 तक शासन किया। सूरजमल ने 1756 से 1763 तक शासन किया। देखिए सूरजमल का जो राज्य था ये कहां से कहां तक फैला था, इसमें लिख लेना सब पॉइंट, थर्ड का सेकंड सब पॉइंट। उसका राज्य पूरब में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल, मतलब पश्चिम में आगरा के सूबे से लेकर उत्तर के दिल्ली के सूबे तक फैला था। ये थर्ड का सेकंड सब पॉइंट है कि उसका राज्य पूरब में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल, तब पश्चिम में आगरा से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैला था। अब देखिए उसके राज्य में जो कौन कौन से जिले जो है इनके महत्वपूर्ण रहे हैं वो भी जान लीजिए, थर्ड सब पॉइंट है। उसके राज्य में अन्य जिलों के अलावा आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ जिले शामिल थे। देखिए इसने भी वही सब अपनाया था, यानी मुगल राज्य की व्यवस्था अपनाई थी। ये सब चीजें वही, यानी यही सब चीजें जो थी मुगल राज्यों से कॉपी की हुई थी। और पता ही होगा 1756 1763 तक शासन किया है, 1763 में मृत्यु हो जाती है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप जाट राज्य की अपने झलक देख ली यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे बंगस पठान और रोहेले। बंगस पठान और रोहेले, देखिए जो बंगस पठान हम बोलते हैं ये एक अफगान था, अफगान जिसका नाम था मोहम्मद खां बंगस। इसने फर्रुखाबाद, यानी यूपी का फर्रुखाबाद जिला है, इसके इर्द गिर्द के इलाके में अपना शासन कायम किया था। पहला पॉइंट आप यही नोट कर लीजिए, एक अफगान मोहम्मद शाह बंगस ने, एक अफगान मोहम्मद खां बंगस ने फर्रुखाबाद के इर्द गिर्द के इलाके पर फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में अपना अधिकार कायम कर लिया। ठीक है, ये तो इसकी इतनी कहानी है बंगस पठान की, इससे ज्यादा इसकी कहानी नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसी तरह से जो नादिर शाह था, नादिर शाह के आक्रमण के बाद, नहीं सॉरी, नादिर शाह का तो आक्रमण हुआ है, नादिर शाह के आक्रमण के समय क्या था, दिल्ली सल्तनत एकदम डामाडोल हो गई थी। उसी टाइम पर क्या था, एक अली मोहम्मद था अली मोहम्मद खां था, उसने रोहिलखंड नामक राज्य को कायम किया था। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, सेकंड पॉइंट बोलता जा रहा हूं मैं। नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासन के ठप हो जाने पर अली मोहम्मद खां ने, ये नाम दिया है, अली मोहम्मद खां ने रोहिलखंड नामक राज्य कायम किया। ये आपका सेकंड पॉइंट है। अब देखिए रोहिलखंड कहां से कहां तक पड़ता है ये भी आप जान लीजिए, सेकंड का पहला सब पॉइंट। यह राज्य हिमालय की तराई में दक्षिण में गंगा, उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी जो थी, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट, वो पहले बरेली में आमला और बाद में रामपुर चली गई। अब देखिए रोहेल जो शासक थे, रोहेल शासकों को मुख्यतः अवध के नवाबों का, दिल्ली के जो थे मुगल शासकों का और जाटों से लगातार इनका जो है टकराव हुआ है। ठीक है, ये सेकंड का थर्ड सब पॉइंट है, छोटा सा है रोहिलखंड राज्य, ज्यादा इसकी हिस्ट्री नहीं है, तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों लिख लीजिए आप। तो सेकंड का थर्ड सब पॉइंट यही है, रोहिलों का अवध, दिल्ली और जाटों से लगातार टकराव होता रहा।
आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सिख पर, सिख धर्म। देखिए सिखों के बारे में भी आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें जानना है सिखों के आगे के बारे में बस। देखिए सिख धर्म की शुरुआत जो थी वो 15वीं सदी में गुरु नानक ने की थी, गुरु नानक देव ने की थी। पहला पॉइंट तो यही हो गया आपका। अब देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है, यानी कि एक लड़ाकू समुदाय था, ये भी आप जानते हैं कि लड़ाकू समुदाय के रूप में कन्वर्ट करने का काम जो है वो गुरु हरगोविंद ने किया, यानी कि जहांगीर के टाइम पे गुरु हरगोविंद रहे थे, उन्होंने किया था। तो सेकंड पॉइंट नोट कर लेना कि एक लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने आरंभ किया। ठीक है, देखिए सिख धर्म जो था, सिख धर्म को मोस्टली उस समय पंजाब साइड में जो जाट वगैरह फैले हुए थे, ठीक है, तो जाट वगैरह में जो है जाटों वगैरह ने अपना लिया था और अन्य छोटी जातियां थी उन्होंने अपना लिया था सिख धर्म को, और बाद में सब वो सिख हो गए बाद में। ठीक है, इस तरह से सिख धर्म का जो प्रसार हुआ था। सेकंड पॉइंट यही है, एक लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने 1645 में आरंभ किया, जहांगीर के टाइम के थे, जहांगीर और शाहजहां के टाइम के थे ये। ठीक है, गुरु हरगोविंद। आगे बढ़ते हैं, ये सॉरी सेकंड में पहले का सब पॉइंट बना लीजिए, पहले का पहला सब पॉइंट कर लीजिए, पहले का पहला सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनके जो आखिरी गुरु थे, देन 10वें गुरु, ये सेकंड का सेकंड सब पॉइंट है, मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और फौजी ताकत बने। ये आपका पहले का सेकंड सब पॉइंट है, यानी मगर 10वें और आखिरी गुरु, मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1760 के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और फौजी ताकत बने। गुरु गोविंद सिंह का समय जो पूरा रहा है, ये रहा है औरंगजेब के काल का, औरंगजेब के समकालीन रहे हैं पूरी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका आपको पता ही हुआ, औरंगजेब से टकराव हुआ है। औरंगजेब के अलावा इनका जो पहाड़ी राजा थे तमाम, उनसे भी टकराव हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र के राजाओं से इन्होंने तमाम लड़ाइयां लड़ी हैं। कुछ दिनों तक औरंगजेब से संबंध भी विच्छेद हुआ है इनका। ठीक है, उसमें कुछ लोग भी मारे गए संबंध विच्छेद होने में इनके। बाद में इनके मन में आया है कि भाई औरंगजेब से लड़ाई न करके एक मिलने की, यानी उसकी तरफ मिलने के लिए चले दफ्तर में, लेकिन तब तक औरंगजेब खत्म हो जाता है तो मुलाकात नहीं हो पाती है। ये सब कहानी आप जान चुके हैं सतीश चंद्रा वाली किताब में, उससे आगे की कहानी हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट हमें नोट करेंगे, औरंगजेब के मरने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया, यानी कि मुगल शासक था बहादुर शाह, उसका साथ दिया है। ठीक है, अब देखिए जो गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो गुरु की परंपरा है वो खत्म हो गई है यहीं पर। सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे आप, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। सेकंड का पहला सब पॉइंट है। अब देखिए सिखों का जो सिख थे, सिखों का नेतृत्व तो इनका एक शिष्य था, यानी कि गुरु गोविंद का एक शिष्य था बंदा सिंह, इसका नाम बंदा बहादुर के नाम से विख्यात है, तो बंदा बहादुर ने किया था। तो सेकंड का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे यहां पर आप, सिखों का नेतृत्व उनके शिष्य बंदा बहादुर के हाथों में चला गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिखों का नेतृत्व उनके शिष्य बंदा बहादुर के हाथों में चला गया। ठीक है, अब देखिए बंदा बहादुर का क्या रोल रहा है। बंदा बहादुर ने ये किया है, इसने उन्हें मुगलों से इनकी बनी नहीं है, तो मुगलों से अब नहीं बनी है तो इन्होंने क्या किया है कि अपने आसपास, पंजाब के आसपास के जो गरीब किसान थे, निम्न जातियों के लोग थे, उनको संगठित किया है। उनको संगठित करने के बाद इन्होंने मुगलों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है और लगभग 8 सालों तक इनका युद्ध चला है। 8 सालों में कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ है, एंड में ये हार जाते हैं, पकड़े जाते हैं और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये इसकी कहानी है बंदा बहादुर की। ठीक है, अगला सब पॉइंट नोट करेंगे यहां पर, उसने किसानों और निम्न जातियों के लोगों को एकजुट कर, मुगलों के साथ, मुगलों के खिलाफ 8 वर्ष तक लड़ाई चलाई। मुगलों के खिलाफ 8 वर्ष तक लड़ाई चलाई। ठीक है, ये आपका सेकंड का थर्ड सब पॉइंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसने किसानों और निम्न जातियों को एकजुट कर मुगलों के खिलाफ 8 वर्ष तक लड़ाई चलाई। अगला सब पॉइंट नोट करेंगे यहां पर, यानी सेकंड का अब आपका चौथा सब पॉइंट है, उसे 1715 में पकड़ लिया गया और कत्ल कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। देखिए जो सिख जो लोग थे, ये मूलतः 12 मिसलों में डिवाइड थे। सिख जो थे वो 12 मिसलों में डिवाइड थे। आगे बढ़ते हैं, हाँ यहां पर है, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे।
सिख 12 मिसलों या संघों में संगठित थे जो सूबे के विभिन्न भागों में काम करते थे। ये आपका थर्ड पॉइंट है। देखिए ये जो मिसलें जो बनी हुई थी 12 मिसल, यानी कि इनके 12 एक तरह से आप मान सकते हैं 12 जो है भिन्न भिन्न लोग हैं, ठीक है। तो ये मिसल एक दूसरे की साथ पूरी तरह सहयोग करते थे, यानी ये ऐसा नहीं था इनमें शुरुआत में कोई विचार यानी कोई वैमनस्य वाली भावना नहीं थी, कोई द्वंद्व वाली भावना नहीं थी। यानी इस तरह से आप मान सकते हैं मिसल का मतलब कि 12 ग्रुप बना दिए हमने, यानी एक क्लास के, यानी एक क्लास में मान लो 120 स्टूडेंट है, 120 स्टूडेंट को हमने 10-10 के फॉर्म में 12 ग्रुपों में डिवाइड कर लिया। तो इसी तरह से मिसल हो गई है, यानी 12 जगह मिसलें इन्होंने बना ली थी, छोटी छोटी मिसलें बना ली थी अपनी, ठीक है। लेकिन ये जरूरत पड़ने पर सहयोग भी करते थे शुरुआत में, लेकिन बाद के समय में क्या हुआ है कि मिसलों वाला जो व्यवहार है एकदम परिवर्तन आ गया है इसमें। आप अगला सब पॉइंट नोट करेंगे इसी में, सेकंड सब पॉइंट, धीरे धीरे मिसलों में भाईचारे की भावना और खालसा की एकता भी लुप्त हो गई, क्योंकि प्रधान जो थे निरंतर आपस में लड़ते रहते थे, उन्होंने अपने को स्वतंत्र सरदार घोषित कर दिया था। यानी कि अब इसी के बाद एक आदमी की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है रणजीत सिंह, ठीक है, यानी इसी से निकला हुआ है। तो आप सिख में ही एक सब हेडिंग आप डाल देंगे इस तरह सिख में ही, और ये नाम जो है रणजीत सिंह के अधीन पंजाब के नाम से हेडिंग है, ये हेडिंग आप डाल दीजिए, रणजीत सिंह के अधीन पंजाब, ठीक है। यानी कि ये रणजीत सिंह का जो उदय हुआ था वो इन मिसलों के तहत ही हुआ था, और ये हम जो है अगले वाले पार्ट में ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। रणजीत सिंह के अधीन पंजाब हेडिंग डाल दीजिए आप, ताकि आपको याद रहे। ये सब हेडिंग ऐसी में सिख के अंतर्गत, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। मेन चीज़ ये है कि इसमें चैप्टर काफ़ी लेंथी हैं और उसमें मुझे भी टाइम लगता है समझने में, पढ़ने में, खुद के नोट्स बनाने में, उसके बाद आपके नोट्स बनवाता हूँ। और मैं कंटेंट वही ले रहा हूँ। मैंने कुछ किताबें भी उठा के देखी, आपकी जो टॉप लेवल कोचिंग की किताबें थी, दृष्टि पब्लिकेशन की किताबें थी, तो उनमें मैंने सिमिलरिटी मैंने देखी, तो लगभग मेरे नोट्स जो है लगभग 70% से ज़्यादा नोट्स जो है मेरे ही बिल्कुल सेम टू सेम नोट्स हैं, यानी उन लोगों से अलग नहीं है। उन लोगों ने भी जो नोट्स अपने बनाए, अपनी क्विक बुक वगैरह डिजाइन की हैं, वो सब राम सर शर्मा हो या सतीश चंद्रा जी की बुक हो या बिपिन चंद्रा जी की बुक हो, इन्हीं को ध्यान में रखकर इनसे कॉपी की है उन्होंने भी, ठीक है। उन्होंने कुछ अलग कंटेंट वहाँ पे नहीं लाया है, कुछ एक दो बुक का कंटेंट और ऐड कर दिया, कुछ नया कंटेंट नहीं है। तो इस हिसाब से मैंने कंपेयर किया तो कहीं ना कहीं नोट्स अपने एकदम बिल्कुल प्रभावशाली सही दिशा में बनते जा रहे हैं। अगर आई होप आप लोगों का सहयोग बेटर रहा तो यकीन मानिए हम एक ना एक दिन सारे जो यूपीएससी का सारा सिलेबस है उसके नोट्स कवर कर लेंगे और आपको फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप जो है मेंस की तैयारी कर पाएंगे, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पूरा कर पाएंगे। देखिए कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि सर ऑप्शनल के लिए हमने क्या क्या कर लिया। देखिए मैं फिर से ऑप्शनल के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपका अगर मैं यहाँ पर बिपिन चंद्रा भी कंप्लीट कर देता हूँ तो उसके बाद 80% कंटेंट आपका कवर हो जाएगा ऑप्शनल का। और ऑप्शनल में कुछ भी नया नहीं है, यही 3 बुक ऑथेंटिक ऑप्शनल के लिए भी हैं। यानी अगर आप जो है यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिस्ट्री रखते हैं तो उसके लिए भी आपको यही 3 बुक जो है पढ़नी पड़ती है, कोई अलग बुक नहीं होती। उसमें थोड़ा सा पोर्शन वहां पे बर्ड हिस्ट्री का ऐड हो जाता है। बर्ड हिस्ट्री के लिए करना क्या है, बर्ड हिस्ट्री के लिए क्लास 12th की यानी एनसीईआरटी क्लास 12th की नई वाली जो एनसीईआरटी आई है वहां से आप बर्ड हिस्ट्री कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका यूपीएससी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री वाला वो कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा गया, सजेशंस मैंने कुछ काफ़ी सारे लोगों से डिस्कस भी किया कि यहाँ पर आप ये किताबें पढ़ने के बाद जो नई हिस्ट्री वाली है वो भी पढ़ लें। अगर आप यूपीएससी ऑप्शनल में हिस्ट्री रख रहे हैं तो आप न्यू एनसीईआरटी वाली पुस्तकें उन पर भी सरसरी नजर डाल लें। यानी इनके तो आपको नोट्स बन गए, कोई दिक्कत नहीं, उनके नोट्स ना बनाएं, उनको अंडरलाइन करके केवल पढ़ लें, केवल वही काफ़ी है, ठीक है। लेकिन बर्ड हिस्ट्री जो है वो आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, क्लास 12th वाली से। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। साथ ही साथ चलते चलते आप लोगों को जो इसकी वीडियो का जो लिंक है यानी कि क्वेश्चन वाला लिंक है यहाँ पर, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उस लिंक पर आप जाकर इस वीडियो से संबंधित जो है क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।